बच्चों, आज हम आपको बताएंगे श्वसन तंत्र क्या होते हैं। तो श्वसन का मतलब सांस लेना, ठीक। और तंत्र का मतलब ये होता है जो श्वसन में सहायक अंग होते हैं उसी को हम तंत्र कहते हैं। मिला करके एक तंत्र बनता है, ठीक ना। तो पहला हम आपको बताएंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए, जो ऑक्सीकरण का मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, ठीक। जिसके कारण हमारे शरीर को ऊर्जा और उष्मा दोनों मिलते हैं। ऑक्सीकरण के कारण हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा और उष्मा दोनों मिलते हैं। इसलिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वह सामान्यतः थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक ना। अगर यही ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो या इसका कनेक्शन काट दिया जाए तो हमारी जो बॉडी होगी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाएगी। कभी कभी हम इसको मृत भी घोषित कर देते हैं, ठीक। अब आपका आता है अपचयी। अपचयी एक जटिल क्रिया है। अपचयी क्या है? एक जटिल क्रिया है, ठीक। जैसे ये श्वसन एक अपचयी क्रिया है। आ जाइए हम बात करते हैं श्वसन अंगों के नाम। क्या क्या श्वसन अंग होते हैं, ठीक ना, किनके? तो स्तनधारी में हम विशेषता देखते हैं फेफड़ा होता है श्वसन अंग। चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, ठीक, कुत्ता, बिल्ली, मानव जो भी होते हैं उनका जो अंग होता है वह फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और स्तनधारी क्या होते हैं? वही जो अपने समान शिशुओं को जन्म दे और उन्हें दूध पिलाए, उसे स्तनधारी कहते हैं। कीटों में जो श्वसन होता है वह ट्रेकिया, किसमें होता है? ट्रेकिया में होता है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। क्लियर? एक नली होती है ऐसे करके पूरी शरीर में उनकी रहती है और ट्रेकिया कहलाता है। जलीय जीव जो होते हैं उनमें क्लोम होता है। चाहे वो मछलियां हो चाहे कुछ भी जलीय जीव हो, उसमें क्लोम होता है जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। तो आप देखेंगे स्थलीय जीव और जलीय जीव में बड़ा अंतर होता है। जो स्थलीय जीव होते हैं श्वसन क्रिया जो करते हैं वो बहुत जलीय जीवों से अपेक्षा कम दर में करते हैं। क्यों? इसका कारण ये होता है कि जो वायु होता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण श्वसन दर कम होता है। और जलीय जीव में जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, इसलिए वो धक्के के द्वारा एक प्रकार से झटका दे करके श्वसन करते हैं। जैसे आप मछलियों को देखते हैं गलफड़े के द्वारा बहुत तीव्र गति से श्वसन करती रहती है, लगातार निरंतर करती रहती है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति उनके शरीर में होती है। अब जो मेंढक होता है, मेंढक को उभयचर भी हम कहते हैं, जो स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। तो मेंढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है और फेफड़ा दोनों के द्वारा श्वसन करता है। क्यों त्वचा के द्वारा कब श्वसन करता है? जब मेंढक जल में रहता है तो किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और जब मेंढक स्थल पे रहता है तो फेफड़े के द्वारा करता है। और जो पक्षियां होती वो भी किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा ही श्वसन करती है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे किसकी? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता होता है। तो श्वसन मार्ग क्या है? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। जो वायु होता है जिस मार्ग का क्या करती है? अनुसरण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक। इसमें आपका है नासा छिद्र। क्या आता है? नासा छिद्र है, नासा कपाट है, ग्रसनी है, श्वास नली है, वायुकोश है और माइटोकांड्रिया अंततः में है, ठीक। नासा छिद्र क्या होता है? नासा छिद्र एक जोड़ी होता है जो ठीक ये नासा छिद्र है आपका, ठीक, जिससे वायु अंदर प्रवेश करता है, ठीक। उसके बाद आता है नासा कपाट। नासा कपाट दो छिद्रों को आपस में विभक्त करता है, उसे हम नासा कपाट कहते हैं। मतलब एक दीवार जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? नासा कपाट कहते हैं, ठीक ना। जिसके आगे श्लेष्मा भी होता है, श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है। उसी श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव होता है, वो चिपचिपा सा होता है और रोम भी होते हैं। इसी लोग कहते हैं कि नाक के बाल नहीं काटने चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जो धूल या मिट्टी के कण वायु के साथ आपके नाक से प्रवेश करते हैं तो जो रोम होता है वह उन्हीं कणों को क्या करता है? रोक लेता है या उसमें चिपक जाता है। श्लेष्मा का काम क्या होता है? जीवाणुओं को भी क्या करता है? अपने अंदर से चिपका लेता है, अपने पास चिपका लेता है ताकि वह फेफड़े में ना जा सके। और अगर फेफड़े में चला जाएगा तो वो फेफड़े को प्रभावित कर सकता है, ठीक ना।
तो आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 दिन के बाद आप पूरी तरीके से अगर नाक में उंगली डाल के पूरी तरह से ऐसे करते हैं तो उसमें से काले काले टाइप कुछ निकलते हैं। तो यही जो श्लेष्मा होता है वही क्या करता है, इसको धूल के कणों को या मिट्टी के कणों को क्या करता है, चिपका कर या जीवाणु को चिपका करके रख लेता है, ठीक ना। अब बात करेंगे श्वास नली की। तो श्वास नली क्या होती है, यही है पूरी, यहाँ पे श्वास नली है, ठीक। वायु कोश क्या होता है, जब श्वसन क्रिया के दौरान जो वायु हमारे फेफड़े में जाती है वो कहीं ना कहीं एकत्रित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। और जो इसका आकार देख रहे हैं गुच्छे के समान होता है, कैसा होता है, गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान होता है जिसमें वायु भर जाता है, ठीक है। तत्पश्चात उसमें जो धमनियां होती है वो इसी ऑक्सीजन युक्त वायु को माइटोकांड्रिया के पास ले जाती है, जिसमें एक चक्र होता है, क्रेब्स चक्र कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, जिससे ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, स्वाक्षोश्वास। स्वाक्षोश्वास वह क्रिया है जो वायुमंडल से शुद्ध वायु को ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद उपयोग करना, उपयोग में आने के बाद जो अशुद्ध वायु होती है उसी को बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, स्वाक्षोश्वास कहलाता है। जैसे हमने आपको डायरेक्शन भी दिया है कि ऑक्सीजन इन का मतलब अंदर आता है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ये है आपका स्वाक्षोश्वास कहलाता है, ठीक। अब इसी के अंतर्गत आता है निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन क्या है, इंस्पायरेशन, और निःश्वसन का मतलब एक्सपायरेशन। तो नी का मतलब होता है अंदर लेना, सांस को अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लेना, निःश्वसन, और निःश्वसन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ये क्या करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते, उसके साथ और भी गैसें भरी, क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है। कैसा गैस है, भारी गैस है। अगर उसको डायरेक्टली हम अपने फेफड़े में लेंगे तो शायद फेफड़ा हमारा चोटिल भी हो सकता है, जिसके कारण उसके साथ और भी गैसें भरी होती है। जैसे आप वायुमंडल में देखेंगे कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। क्लियर। लेकिन ये किसमें होती है, निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं पूरी तरीके, ये है आपका निःश्वसन, ठीक। निःश्वसन का मतलब क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना, ठीक। इसमें नाइट्रोजन देखिए पूरी तरीके से बाहर निकाल दे, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी उपयोग नहीं करती, इसलिए इसे क्या करते हैं, पूरी तरीके से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ऑक्सीजन यहाँ 21 था, यहाँ कितना हुआ, 17। इसका मतलब यहाँ पे 4 कम हुआ। 4 कम होने के कारण जो हमारी बॉडी होती है वह क्या कर लेती है, 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है, तो किसने 17% क्या बाहर निकाल रही है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निःश्वसन में कितना था, 0.03%, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स चक्र क्रिया के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। क्लियर ना, जो ये क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। अब हम बात क्या करते हैं भैया, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और श्वसन दर क्या होता है, कम होता है। जैसे आप देखेंगे जो स्थलीय जीव होते हैं वो जो श्वसन क्रिया की दर होती है वो सामान्यतः जलीय जीवों की अपेक्षा स्लो होती है, धीमी होती है। क्यों, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक खुली होती है और जलीय जीवों में, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण श्वसन दर क्या होता है, बहुत तीव्र गति से मछलियां करती हैं और अपने गलफड़े के द्वारा करती हैं। क्लियर ना। देखिए गलफड़ा है एक प्रकार श्वसन में सहायक होता है, जो बहुत तीव्र गति से जल में घुले ऑक्सीजन को क्लोमो में धक्का दे करके भगाता है, ठीक ना। ये जलीय जीव हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, अधिकतम जो सांस होता है वह 500 ml सांस ले सकते हैं और एक बार में ज्यादा से ज्यादा 600 ml। क्लियर ना। श्वसन का जो रासायनिक समीकरण होता है वह ग्लूकोज हुआ, एंजाइम के द्वारा इसका जारण होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा यहां समझते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये नासा द्वार है, ठीक। और सबको पता है कि नाक से सांस लेना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि देखिए नाक और मुख से दोनों से सांस ले सकते हैं, लेकिन नाक में होता क्या है, जो श्लेष्मा होती है, रोम जो होते हैं वो जीवाणुओं को और धूल के कणों को चिपका लेते हैं,
लेकिन मुख से जो सांस लेते हैं वो ठंडी हवाएं हमारे सीधे फेफड़े में जाती हैं, जो फेफड़े को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इसलिए नाक से सांस लेना अति उत्तम माना गया है। ठीक ना। अब बात किसकी करेंगे हम, ग्रसनी की। तो यहां से एक स्ट्रक्चर है ग्रसनी। ग्रसनी में एक प्रकार से ग्रसनी एक चौराहा है, ठीक है ना, जहां से श्वास नाल और ग्रास नाल दोनों होकर गुजरते हैं इसे। क्लियर। और इसमें एक एपिग्लोटिस से ढक्कन होता है। जैसे जो हमारी ब्रेन होती है वह एक समय केवल एक ही चीजों पर फोकस कर सकती है, दोनों चीजों पर नहीं कर सकती। इसलिए लोग कहते हैं, आपने सुना होगा पहले ही, कि खाते समय आपको बोलना नहीं चाहिए। कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क, वो एक ही चीजों फोकस करता है। अगर आप खाते समय बोलेंगे, पता लगा क्या कि ये जो एपिग्लोटिस ढक्कन है, ये श्वास नली के अगर पूरी तरीके से खुला रहेगा और जो भोजन के कण होते हैं क्या हो जाए, सीधे श्वास नली से तो फेफड़े की तरफ पहुंचते हैं, जिससे हमको धक्का लगता है। एक प्रकार से उसको हम हिचकी भी कर सकते हैं। हिचकी आने का कारण क्या होता है, ये जो हमारा डायाफ्राम होता है वह फेफड़े को झटका देता है। किस लिए झटका देता है, क्योंकि जो ये भोजन के कण होते हैं वे ग्रास नाल से ना होकर जाने के बजाय इससे कण इसमें आने लगते हैं। इसलिए क्या, जो डायाफ्राम होता है वो झटका देता है फेफड़े को, और फेफड़ा क्या करता है, झटका मार करके इसी भोजन के कण को बाहर कर देता है, मतलब ग्रास नली में कर देता है। ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो यह ग्रास नाल के मुख को बंद कर देता है, और जब हम भोजन खाते हैं या करते हैं तो ये श्वास नाल को बंद कर देता है, ताकि इसमें भोजन के कण ना जा पाए। क्लियर। फिर हम बात करें किसी कंठ की। कंठ के दो भाग, एक वाक रज्जु होता है जो हमारे बोलने में सहायता करता है, एक ध्वनि उत्पादन अंग होता है। क्लियर है ना। फिर देखिए हम बात किसकी करेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा से भी हम सांस ले सकते हैं। ठीक। तो अगर आपने इस चीज को पूरी तरीके से जान लिया हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी थोड़ा सा और मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे हम बताएंगे आपको थोड़ा सा और डायाफ्राम के बारे में। डायाफ्राम और किस जगह कार्य करता है। देखिए, जो डायाफ्राम होता है कुछ हमारे इस तरीके से होता है, एक चैनल गेट की तरह होता है, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, पहले हमने आपको बताया था निःश्वसन और निःश्वसन के बारे में। तो निःश्वसन जो होता था उसमें क्या था कि मतलब पसलियों का ऊपर उठना और डायाफ्राम का नीचे होना, ये निःश्वसन हो। ठीक। और नी का मतलब क्या था, पसलियों का पूर्व अवस्था में आ जाना और डायाफ्राम का ऊपर उठना, इसे हम निःश्वसन कहते हैं। डायाफ्राम जो होता है वो पूरी तरीके से अगर इसमें कोई चोट लग जाए तो हमारे जो श्वसन क्रिया होगी उसमें थोड़ा सा मतलब एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती है, आप देखते हैं तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो जो श्वसन करती हैं, तो जब उनका बच्चा धीरे धीरे यूट्रस में ग्रोथ करता है ना, तो डायाफ्राम जो होता है उसका जो जगह होता है पूरी तरीके से घिर जाता है, इसलिए पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाता। जिस टाइम महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जो उनकी पसलियां होती हैं, आप पसलियों के बारे में तो जानते होंगे, जो उनकी पसलियां होती हैं उस समय वह डायाफ्राम का कार्य करती हैं, ठीक ना, वह डायाफ्राम का कार्य करती हैं। तो अगर डायाफ्राम टूट जाए या फिर उसे कोई चोट लग जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है श्वसन क्रिया में। क्लियर। और हम आगे जानेंगे थोड़ा सा और। तो हम देखते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, तो उनमें भी ऐसा नहीं कि देखिए, अब जो ऑक्सीजन होता है, ठीक ना, O2 जो होता है, जो O2 होता है वह पर्वतारोही जो होते हैं एक प्रकार से पर्वत पे चढ़ने के लिए, तो उसमें लेते हैं पर्वत में जाने के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों गैसें मिलाई जाती है। क्लियर। क्योंकि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते। और समुद्र में जाने के लिए भी किसका, हम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और अगर गहरे समुद्र की बात होती है, ठीक है, अगर गहरे समुद्र की हम बात करेंगे तो गहरे समुद्र में हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम एक हल्की गैस होती है। तो ऑक्सीजन के साथ किसी ना किसी गैस का अवश्य मिश्रण हम करते हैं, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है,
इसका हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते, हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।